हाँ सर आप द फॉलोइंग ऑब्जर्व, हाँ डाउट मैंने बोला था पिछली क्लास में, ठीक है ना। तो सर अब से सर आप रिवीजन भी करवाएंगे क्या काइनेमेटिक्स का? हाँ जो जिस किसी टॉपिक में कोई दिक्कत है तो वो रिवाइज करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन वर टेकन फॉर डिटरमाइनिंग द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर बाय द कैपिलरी ट्यूब मेथड। डायमीटर ऑफ कैपिलरी गिवन है, हाइट ऑफ द कैपिलरी गिवन है, तो टेंशन इज इक्वल टू RH/G/2। RH/G/2, ठीक है। यहाँ पर R क्या है भाई? हेलो सर यही क्वेश्चन है सर, ये टेस्ट में आया था। RH/G/2, R ये डेंसिटी है बेसिकली, तो यहां से भाई ln ले लोगे तो डेल्टा T बाई T इज इक्वल टू डेल्टा रो बाई रो प्लस डेल्टा H बाई H प्लस डेल्टा G बाई G, यही होता है। यस सर। प्रोडक्ट में, ठीक है ना। अब इसमें जो डेंसिटी है वो दिया है 1.25 इंटू 10 टू द पावर -2, तो मिनिमम कितना रीड करेगा ये? 0.01, राइट, मतलब लीस्ट काउंट। नहीं समझे? नहीं आया सर। इसका दिया है डेंसिटी दे रखी है जैसे ये 1.25 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर, डायमीटर ऑफ कैपिलरी है, सॉरी डायमीटर है, डेंसिटी नहीं है, डायमीटर। तो ये डायमीटर है, डायमीटर, तो ये डायमीटर दे रखा है और यहाँ पर रेडियस आएगा। दे रखा है तो सर रेडियस में कन्वर्ट नहीं करेंगे उसको? हाँ तो D/2, ठीक है, तो ये आएगा। तो यहाँ पर D/2 कर दो या वही डेल्टा R बाई R है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आएगा, ठीक है। ये R कर दो और R क्या है? D/2 के बराबर है, ठीक है। ये तो कांस्टेंट रहेगा वो तो चला जाएगा। तो यहाँ पर जो है H दिया है, जैसे ये दिया है, तो इसमें मिनिमम कितना रीड कर सकता है? 0.01, इसकी स्केलिंग करोगे तो नहीं। सर लीस्ट काउंट निकालना नहीं आता, बता दिए, भूल गए। अरे ये जो है ना, तो इसमें पॉइंट के बाद जो है तो मिनिमम इतना रीड कर सकता है ना, वो कोई स्केल रही होगी तो। अरे कोई स्केल रही होगी तो मिनिमम 0.01 मीटर रीड करेगा ना। इस नंबर में मिनिमम कितना रीड कर सकता है? कोई स्केल होगी तो। अरे एक ये स्केल है, सोच नहीं पा रहे हो, ये यहाँ पर 0 से 1 सेंटीमीटर तक है और इसके नीचे ये 5 वो है, तो ये मिनिमम इतना रीड कर सकता है ना। यस सर।
यस सर। तो यदि ये कुछ स्केल रही होगी तो मिनिमम कितना रीड कर सकता है, ये कर सकता है ना। यस सर। समझे बात को? यस सर। हाँ, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका डेल्टा आर हो जाएगा आपका 0.01, समझे? डेल्टा आर 0.01 हो जाएगा और डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा, वो भी 0.01 हो जाएगा। देख लो, क्योंकि एक्स का वैल्यू क्या दे रखा है, 1.45 इंटू 10⁻⁻² मीटर। तो ये भी कितना मिनिमम रीड कर सकता है, 0.01। ये डेल्टा एक्स, ये डेल्टा आर, ऐसे ही दे रखा है सरफेस टेंशन, सॉरी सरफेस निकालना है, और वो दे रखा है जी का वैल्यू। तो जी का वैल्यू दे रखा है 9.80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये मिनिमम कितना रीड कर सकता है, 0.01। ये भी कर सकता है। यस सर। समझे? यस Yes, सर। sir. ये पुट करके सारी वैल्यू पुट करके फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट भेजो। सब में लीस्ट काउंट ऐसे ही निकालना है? हाँ, नेक्स्ट भेजो। सर भेजा है। अच्छा, नेक्स्ट है, इन्होंने भेजा है क्वेश्चन नंबर 1। सर 11th वाला बता दीजिए बस। 11th वाला ना, ठीक है। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज u at equal to 0, एक्सेलरेशन f है। सर ये एक्सेलरेशन लिखते जाना, ये मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 11 है। मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 11 दोबारा नहीं बताऊंगा, सारे लोग लिखते जाना। इनिशियल वेलोसिटी t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी u है और जो एक्सेलरेशन है वो f है, वेयर f इज इक्वल टू at। तो यहां से बोल रहा है, और क्या बोल रहा है, हियर t इज द टाइम एंड इज अ कांस्टेंट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज वैलिड। तो बेसिकली अभी मैंने कैलकुलस वाले बताए नहीं, लेकिन इतना कैलकुलस कर सकते हो। इसको लिख सकते हो dv/dt, लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो बेटा एक्सेलरेशन को? तो इतना तो बता ही चुका हूं ना। तो dv इज इक्वल टू at इंटू dt लिख सकते हो। इंटीग्रेट करोगे, जब टाइम 0 है तब वेलोसिटी कितना है, इनिशियल वेलोसिटी कितना है, u है। और जब टाइम t हो जाए तो लेट्स से वेलोसिटी v हो गया, तो ये हो जाएगा v माइनस u इज इक्वल टू a, ये t²/2, तो t²/2, तो ये v इज इक्वल टू u प्लस a t²/2। कौन सा रिलेशन है? सर सही है। बी सही हो जाएगा, ठीक है ना। अभी कैलकुलस वाले मैंने ज्यादा कराया नहीं है इसलिए, लेकिन ये सिंपल वाला है इसलिए इतना तो बता ही सकता हूँ। फिर इन्होंने क्वेश्चन नंबर पूछा है 13। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा है, अ स्टूडेंट determined to test the law of gravity for himself walk off a skyscraper। ये मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 13 है। अब एक्सरसाइज पता नहीं 1 2 जो भी है देख लेना। स्टूडेंट डिटरमाइंड टू टेस्ट द लॉ ऑफ ग्रेविटी फॉर हिमसेल्फ वॉक ऑफ। बेटा ऐसा नहीं, तुम्हारे डाउट नहीं है तो आप क्विट कर जाओ या ध्यान नहीं दो, क्वेश्चन सुनो अच्छे से। लॉ ऑफ ग्रेविटी फॉर हिमसेल्फ वॉक ऑफ अ स्काई स्क्रैपर 330 मीटर हाई, यहां से 320 मीटर हाई, with a stopwatch in hand and start its free fall। 0 से free fall हुआ, 5 सेकेंड लेटर a superman arrived। ये t इक्वल टू 0 पर फ्री फॉल हुआ था, इनिशियल वेलोसिटी 0, फ्री फॉल। फिर 5 सेकेंड बाद सुपरमैन आता है और उसने देखा सीन एंड डाइव्स ऑफ द रूफ टू सेव द स्टूडेंट। What must be the Superman initial velocity in order to that he catches the student just before reaching the ground। अब समझो, यहां से यहां तक आने में जो टाइम लगेगा स्काई स्क्रैपर को, वो टाइम लगेगा √/2h/g। ये याद है कि नहीं याद है? ये ड्राइव करूं इक्वेशन सेकेंड? याद है याद है सर।
2h है आपका 320 डिवाइड बाई जी, ये टाइम आ जाएगा। यहां तक कितना टाइम लगेगा? फिर 5 सेकंड बाद एक बंदे ने देखा, सुपरमैन ने, और सुपरमैन का स्पीड भी है, इसको कैच करना है, ये t इक्वल टू 5 सेकेंड। यदि इसको यहाँ पर कैच करना है तो इसका यहाँ से यहाँ तक टाइम लगेगा, वो t माइनस 5 सेकेंड लगेगा, नहीं लगेगा? यस सर। यस सर। भाई जितने टाइम पे जब ये गिरने वाला हो तब ये इसको कैच कर ले, तो ये जब 5 सेकेंड बाद चलना शुरू किया था, तो लेट से v वेलोसिटी से डाइव लगाई, तब ये कैच कर लेगा इसको। तो इसका जो टाइम हो जाएगा, वो टाइम कितना आएगा? वो टाइम आ जाएगा -320 इज इक्वल टू -v इंटू t माइनस 5 माइनस हाफ g t स्क्वायर, मतलब t माइनस 5। इसके लिए सेकेंड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स ये बनेगी बेटा, जल्दी बोलो। यस सर। और ये टाइम का वैल्यू यहाँ रख दूंगा और यहाँ रख दूंगा, तो क्या मुझे v मिल जाएगा बेटा? यस यस सर, यस सर, आ गया। आ जाएगा। तो ऐसे सेकंड वाला भी कर लेना, उसी से रिलेटेड प्रॉब्लम है। ओके सर। नहीं है तो बताना। हाँ, फिर नेक्स्ट है, ये कौन सा वाला प्रॉब्लम बोला है? 9th 8 9 दोनों? यस सर, दोनों। बेटा 8 वाला अभी वही वो वाला है ना, कैलकुलस वाला, तो अभी रुक जाओ इसको, ठीक है ना? कैलकुलस वाले प्रैक्टिस करूंगा तो करा दूंगा। ओके सर। 9 देख लूं मैं, 9th क्या है? A car starting from rest accelerate at the rate of f to a distance s। हाँ, ये देख लेते हैं क्योंकि ये सब कर चुके हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 9, ये सर प्रीवियस ईयर के एग्जाम्पल है। A car start from rest accelerate for the rate f through a distance s। s डिस्टेंस तक चला और रेस्ट से किया था, तब 0 इंटू टी प्लस हाफ इंटू एफ इंटू टी स्क्वायर। क्या ये इक्वेशन बना सकता हूं? एक बनाते जाते हैं, तो जरूरत पड़ेगी देख लेंगे अपन, ठीक है? देन कंटिन्यू, इतना डिस्टेंस तक ट्रेवल किया, ये डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो ये लेट से t1 टाइम, तो यहाँ से ये एस डिस्टेंस ट्रेवल किया और यहाँ से तक का टाइम t1, तो t1 बोलो कितना आ जाएगा? रूट ओवर 2s बाई f। बेटा कोई दिक्कत है? फिर वो कह रहा है कि देन कंटिन्यू एट द कांस्टेंट स्पीड फॉर टाइम t। तो यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी उसने गेन कर ली होगी, वो कर ली होगी v इज इक्वल टू u प्लस at। तो ये तो 0 था, a कितना है? f इंटू टी, t1 यहाँ से आ गया है, तो रूट ओवर 2s डिवाइड बाई f, मतलब v इज इक्वल टू रूट ओवर 2s। इतना वेलोसिटी यहाँ तक एक्वायर कर लिया होगा। ये रिस्पॉन्ड करते जाओ, ये समझ में आ गया नहीं आ गया? यस सर, यस सर। अच्छा, और यहाँ से यहाँ तक का टाइम लगा है t, तो ये डिस्टेंस मान लेता हूँ s2 है, तो s2 वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? वेलोसिटी इनटू टाइम, यस सर। मतलब रूट ओवर 2s इंटू टी। इतना फिर क्या किया है? फिर रिटार्डेशन हुआ है, और फाइनली क्या रेस्ट पे आ गया है। तो अब यहाँ पर रिटार्डेशन हुआ और फाइनली रेस्ट पे आ गया, तो यहाँ पर वेलोसिटी 0 हो गई, यहाँ पर वेलोसिटी तो कांस्टेंट थी, रूट ओवर 2s। अब यहाँ से जो रिटार्डेशन है वो है f/2 का बेटा, तो ये डिस्टेंस s3 मान लो। तो s3 जो होगा, फाइनल वेलोसिटी 0 स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी रूट ओवर 2s का स्क्वायर प्लस 2 रिटार्डेशन है, तो माइनस f/2 इंटू s3। तो क्या यहाँ से s3 मिल जाएगा बेटा? यस सर। तो s3 मिल गया, s2 मेरे पास है, s मेरे पास है, s तो गिवन ही है, तो क्या मुझे टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा बेटा? यस सर, आगे आगे कर लेंगे। ऐड कर देना। हाँ, आगे बोलो बेटा, आगे इन्होंने भेजा है। कौन सा क्वेश्चन करना बेटा इसमें? 9, 10, 11, 12?
सर किसने भेजा है? 11 11th करना है, ठीक। सर करना नहीं है सर, बस बता दीजिए कि क्या। ठीक ठीक, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। एरोप्लेन मूविंग हॉरिजॉन्टली विद स्पीड ऑफ 720 किलोमीटर पर आवर, ड्रॉप ऑफ फूड पैकेट व्हाइल फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यदि ये प्लेन है या बलून है, कुछ भी है, तो ये कॉन्सेप्ट याद कर लो। कॉन्सेप्ट, प्लेन या बलून है और एच हाइट पे उड़ रहा है, इक्वल टू 0 पर उसने एक पार्टिकल को ड्रॉप किया, तो जो वेलोसिटी प्लेन का होगा, उतना ही वेलोसिटी किसके पास होगा? पार्टिकल के पास होगा। पार्टिकल के पास होगा। तो ये सिंपल सी प्रॉब्लम बन गई कि ये एच हाइट से किसी पार्टिकल को v वेलोसिटी से फेंका गया है, और ये पूरा मैं समझा चुका हूं। ये बात जो मैंने बोला, ये समझ में आया? मैंने ये बोला कि इस इंस्टेंट पे यदि प्लेन का वेलोसिटी v है और यहां से किसी पार्टिकल को प्लेन से ड्रॉप करते हैं, तो जो प्लेन का वेलोसिटी होगा उस इंस्टेंट पे, उतना वेलोसिटी उस पार्टिकल के पास भी होगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, बस सर ये इमेजिन नहीं होगा ड्रॉप हुआ है तो उसकी कोई इनिशियल वेलोसिटी ही नहीं होगी, बस मैं ये सोच रहा था। और वो ग्रेविटी नहीं, इसके रिस्पेक्ट में नहीं है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हॉरिजॉन्टली जितना प्लेन की है उतनी इसके पास होगी। भाई ये वैसा है, बताऊं कैसा है? जैसे आप बस वगैरह में जाते हो, तो यदि चलती हुई बस से उतरोगे ना, और तुम बिल्कुल उतरोगे और तुम चाहो कि खड़े हो जाओ, तो आप मुंह केवल गिरोगे। वो इस वजह से है क्योंकि आपके पास भी बस के बराबर वेलोसिटी रहती है। तो ये वही है, जैसे ही ये पार्टिकल प्लेन से डिटैच हुआ, तो जितनी वेलोसिटी प्लेन के पास रहेगी उतनी वेलोसिटी इसके पास भी रहेगी। समझ में आया बात बेटा? यस सर। यस हाँ, सर। अब इसके आगे कहानी तो शायद मुझे बताने की जरूरत है नहीं। यस सर, उसके आगे आता तो है। सर वो आता है। हाँ, आगे आगे हाँ, इसमें कौन सा क्वेश्चन करना है? इसमें 4, 5, दोनों घंटे 11 सर। पहले सर आप 6 वाला बता दीजिए, उसका मुझे फील नहीं आई, समझ नहीं आया क्या हो क्या रहा है। वो पहला वाला जो अमैन प्रोजेक्ट, कंफ्यूज हो रहा था मैं उस क्वेश्चन में, मतलब इमेजिन नहीं कर पा रहा था। A cannon and a target are 80 मीटर अपार्ट। एक कैनन है, ये कैनन मान लेता हूं, और ये कितने डिस्टेंस पे है? 5.10 किलोमीटर अपार्ट। At the same level, how soon will the cell launch with the initial velocity 140? Initial velocity, sorry, 240 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यूनिट वगैरह ध्यान रखना, ये किलोमीटर को मीटर में चेंज करो तो कितना हो जाएगा? Reach the target in the absence of air drag. How soon? तो आ जाएगा सर, मीटर में किया सर। 51 हाँ, मीटर में। ठीक है, एंगल नहीं दिया है, एंगल नहीं दिया ना? नहीं सर। तो ठीक है, तो रेंज हमें पता है, रेंज कितना है? 5100 इज इक्वल टू यू स्क्वायर, मतलब 240 यू स्क्वायर और साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी। तो यहाँ से थीटा मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा? सर ये आपने कौन सी वाली लगाई? बेटा हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला। हाँ सर, मिल जाएगा। तो थीटा मिल जाएगा, बट सब कुछ मिल जाएगा। सर निकाल लूंगा बाकी। आगे बोलो सर फोर्थ वाला भी बता दीजिए उसमें।
फोर्थ वाला अभी कैलकुलस वाला प्रॉब्लम है, इसको रहने दो अभी। सर उससे पहले एक और कॉइन वाला पूछा है सर, एक बार बता दीजिए उसके आगे। कौन सा पॉइंट वाला? सर फिर भेजा है सर, अ मैन प्रोजेक्ट्स अ कॉइन अपवर्ड्स। A man projects a coin upward from the gate of uniformly moving train. The path of the coin will be parabola. By a man projects a coin upward from the gate of uniformly moving train. The path of the coin. अच्छा, और जो मैन है वो ट्रेन पे बैठा हुआ है, तो स्ट्रेट लाइन होगा। स्ट्रेट लाइन भाई, ऊपर फेंका ऊपर ही आएगा। वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। हाँ, सर with respect to ground, sorry, with respect to train। सर डायग्राम एक बार बता दीजिए सर, इंक्लाइंड नहीं होगा? नहीं, यदि ये बंदा यहाँ से फेंका है, इसी पे ट्रेन जा रही है, तो इसने ऊपर गया, ठीक है, तो ये ग्राउंड पे खड़ा बंदे को देखेगा कि ये ऐसे गया, लेकिन इसको लगेगा वो ये ऊपर ही जा रहा है, क्योंकि ये ट्रेन के साथ ये भी आगे बढ़ता जाएगा, तो इसको लगेगा ऊपर गया। कॉइन भी बढ़ेगा आगे ट्रेन के साथ, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, और ट्रेन के सर रिस्पेक्ट में कॉइन भी आगे जाएगा। ट्रेन के रिस्पेक्ट में स्ट्रेट लाइन। इन्होंने पूछा है फर्स्ट वाला क्वेश्चन, अ बर्ड मूव फ्रॉम, बेटा नाम क्या है? सर अनमोल। अनमोल, हाँ। अ बर्ड मूव फ्रॉम, एक पॉइंट दिया है, दूसरा पॉइंट दिया है, स्पीड ऑफ बर्ड 10 मीटर पर सेकेंड, द वेलोसिटी ऑफ द बर्ड। अच्छा, पता है इसमें स्पीड ऑफ द बर्ड 10 मीटर पर सेकेंड दिया है। ध्यान देना, पहली बात, थोड़ी बात, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा क्लियरिटी कम है, मैं फिर भी समझा सकता हूँ। सर प्लीज हम लोग वेट कर दीजिए ताकि हम लोग भी ट्राई करें। क्या बेटा? अच्छा, क्वेश्चन ये है कि बर्ड का इनिशियल पोजीशन दिया है 1, -2, 3 और फाइनल पोजीशन दिया है 4, 2, 3 और स्पीड दे रखा है, वो दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी वेक्टर बताना है। तो बेटा यदि मुझे इनिशियल और फाइनल कोऑर्डिनेट पता है, तो क्या मैं पोजीशन वेक्टर निकाल सकता हूं? ये होगा और वो होगा 4 - 1 मतलब 3i कैप प्लस 4j 2 - ये प्लस 4j कैप, दिस माइनस दिस, तो 0 हो गया। अच्छा, तो इतना स्पीड रखना है और डायरेक्शन इसका होना चाहिए, मतलब इसका यूनिट वेक्टर। तो वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो कितना रखना है? 10 रखना है, और डायरेक्शन किसका होना चाहिए? आर कैप का। यही मतलब हुआ ना? यस सर। 10 और आर कैप का डायरेक्शन 3i कैप डिवाइड बाई 4j कैप डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, कितना हो जाएगा? 5। सॉल्व कर लो। ठीक है सर। आगे बताओ। इन्होंने भेजा है द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन at which the horizontal range and maximum height of the projectile are equal। सर तो ये आ रहा था मेरा, ये क्या ये नहीं हो रहा है तुम लोगों से? देखो, हाइट का मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g। कोई दिक्कत है इसमें? The angle of projection at which and the maximum height of the projectile
तो मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी बेटा, और दोनों क्या करना है, इक्वल करना है। तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g मस्ट बी इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा को लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा यही किया कॉस थीटा। मैंने। तो क्या आ नहीं रहा, आ नहीं रहा? आगे सॉल्व करिए, यही किया, सेम किया मैंने। अच्छा एक बार चेक करते हैं। एक साइन से साइन गया तो यहाँ से tan थीटा इज इक्वल टू 4 आ गया, ठीक है, तो यही आएगा आंसर। 4, अच्छा मैंने 2g मिस कर दिया, ओके ठीक है। 2 से 2 इंटू सही करो ना। tan इनवर्स 2 आ रहा था मेरा। हाँ तो कोई 2 मिस कर गए होगे आप। सर ऐसे सर कौन कौन से फॉर्मूले जो हम लोग को थोड़े याद रखने, जो हम लोग को यूज पड़ेंगे, जैसे ये हाइट और बेसिक, रेंज का हो गया। हाँ बिल्कुल, ये बेसिक वाले फॉर्मूले, बेसिक प्रोजेक्टाइल वाले तो याद होने ही चाहिए सारे। ट्रेजेक्टरी इक्वेशन वगैरह याद होना चाहिए। सर ट्रेजेक्टरी इक्वेशन मतलब क्या होता है सर? फॉर्मूला तो उसका याद हो गया। ट्रेजेक्टरी इक्वेशन का मतलब होता है पार्टिकल ने जिस पाथ को फॉलो किया है उसका इक्वेशन, पाथ इक्वेशन। ओके सर। सर एक बात बताइए, हाँ सर अगर h हाइट से किसी पार्टिकल को किसी एंगल पे फेंका गया तो सर उसकी मैक्सिमम रेंज क्या होगी? उसकी मैक्सिमम रेंज, यस सर। सर अगर h हाइट से फेंका गया तो एच साइड से फेंका गया तो थीटा हमें निकालना पड़ेगा, तो डी आर बाई डी थीटा कर देना इक्वल टू 0। यस सर। हाँ, a bomb is dropped from aeroplane moving horizontally at a constant speed. When the air resistance is taken into the consideration, the bomb fall towards exactly below the aeroplane, fall towards behind the plane, fall the earth. हाँ तो behind the aeroplane होगा, सही तो है? सर सही है, एक बार सर आगे नहीं होगा? नहीं पीछे होगा भाई। ये प्लेन जा रहा था, प्लेन का वेलोसिटी v नॉट है, तो इससे ड्रॉप किया गया है तो इसके पास भी v नॉट होगा, लेकिन एयर रेजिस्टेंस है तो इसका वेलोसिटी, ये तो कांस्टेंट आगे ज्यादा जाएगा, लेकिन इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, तो ये पीछे रह जाएगा, ये आगे निकल जाएगा। ठीक है सर। एयर रेजिस्टेंस है ना बेटा। सर अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं होता तो आगे जाता? नहीं, एयर रेजिस्टेंस होता तो उसी के नीचे रहता भाई। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसका भी वही रहता है, इसका भी वही रहता, मतलब नीचे प्लेन drop यहाँ हो पर जाता होता तो ये ऐसे, तो तब ये यहाँ पर होता पार्टिकल। आगे बोलो। आगे जाता ना सर? आगे जाता? आगे नहीं जाता, आगे नहीं जाता, उसी के नीचे रहता, साथ में प्लेन होता के नीचे। हाँ प्लेन के मतलब हॉरिजॉन्टल, मतलब वर्टिकल पोजीशन दोनों का सेम, मतलब एक दूसरे के ऊपर Exactly नीचे below रहते the airplane वो fall करता। पैरेलल। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ आगे बोलो। और खत्म? सर एक मिनट भेज चलो। रहा हूँ। एक बार सर इंटीग्रेशन पे थोड़ा रिवाइज करा दिए। इंटीग्रेशन अभी 48 कैलकुलस वाले शुरू वाला। करेंगे, कैलकुलस वाले शुरू करेंगे तब रिवाइज करा दूंगा। कौन सा वाला? 48। A cricketer can throw a ball to the maximum horizontal distance 100 meters with the same, आगे कटा हुआ है यार कुछ, effort ही। with the same effort thrown the ball vertically upward the maximum height है, तो मैक्सिमम 100 मीटर तक फेंक सकता है, तो 100 मीटर मैक्सिमम सेंड कर सकता है, तो यू स्क्वायर बाई 2g, क्योंकि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है जब sin 2 थीटा का वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए, तो ये 1 हो गया, तो फिर तो 2g नहीं होगा ना, मैक्सिमम, सिर्फ g होगा सर। हाँ जी होगा, तो ये हो गया। तो इस केस में थीटा का वैल्यू कितना होगा मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल के लिए 45 डिग्री, तो u इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से, u इज इक्वल टू
ये आ गया। यस सर। अब इसको मैक्सिमम हाइट फेंकना है तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, u²/2g वर्टिकली का। तो कितना हो गया ये 1000 डिवाइड बाई 20 कितना हो गया 50। ठीक, ठीक है सर। सर एक बार आपने इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कराया था सर पूरा? हाँ पर्टिकुलर स्टैंड पे। सर कौन एक बार सा वो करा दीजिए। इसमें कौन सा करना है बेटा, आपने भेजा है ये क्वेश्चन नंबर 2 3 दिख रहा है मुझे, कौन सा वाला सर करना है? थर्ड थर्ड वाला। A point mass is projected making an acute angle with horizontal. If angle between velocity and acceleration g is theta at any instant during the motion, then theta is given by। अच्छा, if angle between velocity v, acute angle का मतलब थीटा। अच्छा, यहां से देखना पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, यदि ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये आपने फेंका अल्फा से, तो एक्यूट एंगल से फेंका तो अल्फा में क्या कंडीशन होगी, एक्यूट एंगल मतलब छोटा एंगल, एक्यूट का मतलब क्या होता है, लेस देन 90। लेस देन 90 हुआ ना। यस सर, लेस देन। अच्छा, इससे फेंका और ये धीरे धीरे आगे जा रहा है, ऐसे ऐसे करके जा रहा है। यदि किसी इंस्टेंट पे ये वेलोसिटी है, ये क्या रहेगा, g रहेगा बेटा। तो वेलोसिटी और g के बीच का एंगल क्या रहेगा, और ये बोल रहा है ये थीटा है, तो ये थीटा 90 डिग्री से कम रहेगा या ज्यादा रहेगा? सर ज्यादा ही रहेगा, एक इंस्टेंट पीक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखें, यहाँ पर हॉरिजॉन्टली वेलोसिटी रहेगी, ये g रहेगा, यहाँ पर कितना रहेगा बेटा 90 डिग्री। अच्छा, जब यहाँ पर पहुंचेगा तो ये रहेगा वेलोसिटी का डायरेक्शन, और ये g का डायरेक्शन यहाँ क्या रहेगा 90 Less डिग्री than से 90. कम रहेगा, यस सर। लेस देन 90 डिग्री रहेगा। अब देख लो कौन सा ऑप्शन कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, तो 0 से मुझे लग रहा है 180 तक डी ऑप्शन हो जाएगा सर। यस सर, वही यस समझ गए हैं बेटा? हाँ, यस सर। और बताओ। हाँ बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 7, नाम बताओ। आवाज नहीं आई ठीक से, फिर से बोलो। अभिषेक कश्यप। अभिषेक, हाँ ये अभिषेक ने भेजा है, इन्होंने भेजा अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड at equal to 0 with velocity 10 मीटर पर सेकेंड at an angle of 60 degree with the horizontal। ये IIT का आया वो प्रॉब्लम है, जेईई मेन का। इन्होंने ये t इक्वल टू 0 पर एक पार्टिकल प्रोजेक्ट किया है और 10 मीटर पर सेकेंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 60 डिग्री है। द रेडियस ऑफ कर्वेचर, हाँ ये वही बात आ गई ना रेडियस ऑफ कर्वेचर की। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का बेटा कॉन्सेप्ट बताया नहीं है, मैं बता दूंगा, आपको समझ में नहीं आएगा अभी। रेडियस ऑफ कर्वेचर अभी बताना है, ठीक है ना? ओके सर। तो अभी के लिए होल्ड कर दो इसको, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर का मुझे कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा और वो अभी पेंडिंग है, बताना है मुझे आगे चल के, ठीक है ना? अभी तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको समझ में आएगा, फिर पूरी कहानी मुझे समझाना पड़ेगी। तो अभी के लिए होल्ड कर दो इसको। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बता दूंगा तो अपने आप कर लो खुद ही। हाँ आगे बोलो। भेजा है सर। ये एन ऑब्जेक्ट जो हैंड रिटन भेजा है, ये किसने भेजा है, नाम बताओ। सर गौरांग पांडे। गौरव देखो इधर, एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड विद सम वेलोसिटी विद सम एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल। चलो देखते हैं, ये हॉरिजॉन्टल है, लेट्स से u वेलोसिटी से फेंका, लेट्स से एंगल थीटा है, ठीक है। आफ्टर 1 सेकेंड फ्रॉम द प्रोजेक्शन वेलोसिटी मेक एन एंगल 45
45 डिग्री। चलो ठीक है, देखते हैं। मतलब ये बात तो क्लियर है कि यदि 1 सेकंड के बाद, चलो देख लेते हैं, तो लेट्स से वेलोसिटी v हो गई और ये हॉरिजॉन्टल से एंगल जो बना रही है वो 45 डिग्री है 1 सेकंड के बाद, मतलब ये t इक्वल टू 0 है, तो ये वाला जो सिचुएशन है वो t इक्वल टू 1 सेकेंड है, राइट। जैसा बोलता जा रहा है वैसा हम करते जाते हैं, यही तरीका होता है सॉल्व करने का। आफ्टर 2 सेकेंड प्रोजेक्शन द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट बिकम मिनिमम। ये क्या बोल रहा है? आफ्टर 2 सेकेंड क्या बोल रहा है? प्रोजेक्शन लिखा है। यस सर। नहीं यार, ये नहीं होगा, मुझे लग रहा है आफ्टर 2 सेकेंड, एक बार पढ़ो जहां से लिखा है। आफ्टर 2 Sir, सेकेंड, आफ्टर 2 सेकंड ऑफ प्रोजेक्शन। आफ्टर 2 सेकेंड ऑफ प्रोजेक्शन स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल बिकम मिनिमम ना। अच्छा, ये बोल रहा है। H max. अच्छा, आफ्टर 2 से, ठीक ठीक ठीक, मतलब मैक्सिमम हाइट पे होगा, और मैक्सिमम हाइट पे कितना होता है? मिनिमम होता है, और वो u cos थीटा के बराबर होता है। और यहाँ ये जो सिचुएशन होगी ये इक्वल टू 2 सेकेंड के बाद होगी। तो क्या ये सारे चीजें क्लियर है बेटा? जो बोल रहा है इसमें कोई कंफ्यूजन है? मैंने अभी कुछ किया ही नहीं है, मैंने सिर्फ ये बताया है, जो बोल रहा है वो मैंने बना लिया है। फाइंड द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, यू निकालना है। तो बेटा एक बात तो तय है यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v cos 45 डिग्री होगा, मतलब v बाई रूट 2 होगा बेटा हॉरिजॉन्टल वाला, इधर वाला होगा v बाई रूट 2 साइन 45। कोई दिक्कत बेटा? नो सर। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल u प्रोजेक्शन है तो u cos थीटा। अच्छा, हॉरिजॉन्टल वाली यदि चेंज नहीं होती है बेटा तो u cos थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? v बाई रूट 2 के बराबर हो जाएगा। इक्वेशन 1 बना सकता हूँ। ये कॉन्सेप्ट याद है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कभी भी चेंज नहीं आता है। यस ठीक है। सर हाँ, अब 1 सेकंड के बाद ये v बाई रूट 2 हो गई है, तो 1 सेकंड के बाद की बात करें तो v बाई रूट 2 हो गई है। फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई कर रहा हूँ। इनिशियल u साइन थीटा था माइनस g इंटू 1, एक इक्वेशन बेटा ये बन जाएगी। सेकंड इक्वेशन बोल दूं क्या? इस इक्वेशन में कोई दिक्कत है? अच्छा, वो वर्टिकल वाला 2 सेकंड के बाद 0 हो जाएगा, तो u साइन थीटा माइनस g इंटू 2, एक इक्वेशन ये बन जाएगी बेटा। अब हमारे पास कितने वर्टिकल वाला 0 थोड़ा ना होगा यहाँ पर वर्टिकल वाला 2 सेकंड के बाद। यस सर, यस सर, लगा एक वेरिएबल u है, एक वेरिएबल v है, और एक वेरिएबल थीटा है। 3 वेरिएबल है, 3 इक्वेशन बेटा सॉल्व कर लोगे, सब कुछ निकल जाएगा जो चाहिए तुम्हें। यस सर। हाँ, आगे बोलो। आगे इन्होंने भेजा है फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट h। ये किसने भेजा है? क्वेश्चन नंबर 6 मैंने भेजा है सर। फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट h a particle is thrown upward with speed u। चलो जैसा बोल रहा है वैसा करते जाते हैं। जेई मैन का है, एट हाइट का टावर है और पार्टिकल वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड u। ठीक है, इसे फेंक दिया भाई। फिर द टाइम टेकन बाई पार्टिकल टू हिट द ग्राउंड। तो टाइम टेकन मुझे वर्टिकल हाइट में पता है, माइनस कैपिटल एच इज इक्वल टू u इंटू टी माइनस हाफ डी टी स्क्वायर। क्या है? इसी इक्वेशन से मिलेगा बेटा टाइम। जल्दी बोलो। यस सर। ठीक है, तो इससे हमें टाइम मिल जाएगा। जरा दूसरा सिचुएशन देखते हैं। द टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू हिट द ग्राउंड इज एंड टाइम टेकन टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स पाथ। तो हाईएस्ट पॉइंट पे पाथ के पहुंचना है, तो हाईएस्ट पॉइंट तो ये होगा बेटा, और ये टाइम जो होगा, ये टाइम यहाँ से यहाँ तक का मैं t1 बोल देता हूँ, और ये पूरा जो टाइम था, ये टाइम क्या था? ये t था जो हमने यहाँ पर निकाला है। यस और नो, एग्री कर रहे हो? जल्दी बोलो। यस। और जो t1 का वैल्यू होगा वो
U बाई जी पर होगा, जल्दी बोलो। Yes, sir. यस सर। होगा नहीं होगा? अच्छा, वो बोल रहा है कि जो ये जो टाइम है t जो है वो n टाइम ऑफ t1 है। तो क्या रिलेशन निकाल लोगे? वैल्यू पुट कर देना वहां से, t का वैल्यू ये रख देना, t1 का वैल्यू ये रख देना, t का वैल्यू यहाँ से निकाल के रख देना, तो एक रिलेशन मिल जाएगा। मैच करा लेना कौन सा वाला मैच कर रहा है, यस और नो। Yes, sir. हो जाएगा, समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। किसने भेजा बेटा, ये नाम बताओ। सर हर्ष। Question number 27. A gun is aimed to a target, aimed at a target in a line of its barrel. The target is released and allowed to fall under gravity. At the same instant the gun is fired, the bullet will. अच्छा, ये ऐसे है, गन ने ऐसे टारगेट किया था और ये एंगल थीटा था, और यहाँ पर ये टारगेट है, t इक्वल टू 0 पर इसको फेंका और t इक्वल टू 0 पर ही ये टारगेट यहाँ से ड्रॉप किया गया। तो बोला है मिस कर देगा या पास कर जाएगा, क्या हो जाएगा, वो सारी चीजें पूछ रहा है वो। ठीक, तो मेरे हिसाब से तो हिट कर देना चाहिए। क्या है आंसर? क्या है आंसर? एक मिनट सर देख। हाँ, हिट कर जाएगा। सर इसका आंसर सी है। हाँ, हिट कर जाएगा ना, सी है ना, हिट द टारगेट। हाँ, तो देखो लेट से ये हाइट एच था और ये ऐसे जाके ये हिट करेगा। मैं प्रूव कर देता हूँ कैसे हिट करेगा ये। यहाँ देखो, तो ये लेट से टाइम टी लगा, यहाँ पर टी नॉट पे हिट कर गया। ये प्रूविंग कैसे हो जाएगी? वो ऐसे हो जाएगी कि यदि मैं बात करूं तो यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम, यदि मैंने टोटल हाइट h माना था, तो ये हाइट में यदि h1 मान लूं तो t नॉट टाइम जो आएगा वो कितना आएगा, √2h1/g के बराबर आएगा। जल्दी बोलो। यस सर। राइट, इसका यहाँ तक आने का टाइम। अच्छा, अब यदि ये हाइट पूरा h था तो ये जो रहेगा ये h माइनस h1 के बराबर रहेगा, और ये h माइनस h1 के बराबर रहेगा बेटा। तो जरा इसका टाइम देख लें, तो इतना हाइट देखें तो टाइम हाइट पता है, तो प्लस h माइनस h1 इज इक्वल टू u इंटू t1 टाइम बोल देता हूँ यहाँ तक पहुंचने का। और ये दोनों टाइम यदि सेम आ जाते हैं तो बोल दूंगा कि हिट कर जाएगा, यही मतलब हुआ ना। माइनस हाफ जी t1 स्क्वायर। अच्छा, u sin थीटा इनटू t होगा ना। हाँ, u sin थीटा इंटू टी, सही लिखा है। हाँ, इंटू t1 स्क्वायर। अच्छा, यहाँ से एक काम और कर सकते हैं। अभी यहाँ पर h भी है और h1 भी है, तो यहाँ से एक टाइम नेगेटिव आएगा, एक पॉजिटिव आएगा, तो एक पॉजिटिव वाला टाइम निकाल लेना। यहाँ से जो टाइम आएगा
उसमें एक टर्म एच भी रहेगा और ये साइन थीटा भी रहेगा। तो यहां से यदि ये पूरा एच था तो इसको मैं थीटा के फॉर्म में लिखूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, एच साइन थीटा को लिख सकता हूं मैं हॉरिजॉन्टल रेंज की बात करें तो हॉरिजॉन्टल रेंज सर ट्रेजेक्टरी लगानी पड़ेगी। ट्रेजेक्टरी की जरूरत पड़ेगी नहीं, ऐसे ही आ जाएगा, ट्रेजेक्टरी की जरूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है ना। तो मैं सिर्फ एच को हमें एलिमिनेट करना है, बस एक मिनट को यहाँ साइन थीटा एक्स्ट्रा आ गया है और एच एक्स्ट्रा आ गया है। तो एच और साइन थीटा मुझे कैसे भी करके पहले से बनाना है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखो साइन थीटा इज इक्वल टू एच बाई, ये यदि मैं मान लूं ए, तो यहां से साइन थीटा को मैं इसका एक मेथड और कर सकते हैं हम आसानी से, एक मेथड और है, ऐसे में लेंदी हो जाएगा। एक मेथड और दूसरा मेथड बताता हूँ। दूसरा मेथड ये है, हमें काइनेमेटिक इक्वेशन पता है, ध्यान देना, काइनेमेटिक इक्वेशन पता है। ये जो है ये एंगल थीटा है, ये u स्पीड से प्रोजेक्ट किया और ये इनिशियल वेलोसिटी है। यदि वेलोसिटी वेक्टर लिखूं v इज इक्वल टू u प्लस at होता है तो माइनस gt होगा ये, ठीक। और s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ सर की लाइट नहीं लगता है। हाँ यार लाइट गई, 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट वेट कर लो। सर ये क्वेश्चन वैसे रिलेटिव मोशन से नहीं हो सकता? रिलेटिव मोशन से गुड आइडिया, गुड आइडिया। रिलेटिव मोशन से तो एक लाइन में प्रूव कर सकते हो, क्योंकि रिलेटिव मोशन में क्या हो जाएगा, सर एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, तो स्ट्रेट लाइन मोशन हो जाएगा, तो हेड करेगा ही करेगा, कुछ मैथमेटिकल देखने की जरूरत ही नहीं है। गुड। तो ऐसे ही तो कई बार स्ट्राइक कर जाता है स्टूडेंट ने, तुमने बोला मैं ग्राउंड फ्रेम से करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपने तुरंत रिलेटिव मोशन देखो, अभी पढ़ा रिसेंटली तुमने स्ट्राइक कर गया। तो ऐसे ही सोचना है बेटा। जिसने पूछा था उसको समझ में आया? नहीं सर, एक बार फिर से बता दीजिए। जैसे इसने बोला रिलेटिव मोशन से सर कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो देखो इसने बहुत बढ़िया पॉइंट उठाया। तो रिलेटिव मोशन से एक लाइन में प्रूव हो गया, क्योंकि भाई रिलेटिव मोशन जब करते हैं तो एक्सेलरेशन फर्स्ट पार्टिकल का भी माइनस जी होगा और जो ऊपर से ड्रॉप किया है उसका भी क्या होगा, माइनस जी होगा। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा बेटा, 0।
यस सर। अभी देखा था ना, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 आ जाएगा, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 आ जाएगा। बहुत अच्छा, बहुत इतना लेंथी करने की जरूरत नहीं है, वैसे इससे हो जाता, इससे वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा। ग्राउंड फ्रेम में ये भी करके चाहोगे तो दिखा दूंगा, लेकिन रिलेटिव इतना बढ़िया पॉइंट बताया है, वैसे कर सकते हो। देखो भाई, सीधी सी बात है, ये है तो एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन इसके रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 0। यस सर। यस सर। इसका वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, u। अब एक्सेलरेशन 0 तो ये वेलोसिटी कांस्टेंट, यस। और एक्सेलरेशन 0 वेलोसिटी कांस्टेंट, और इसको Straight टारगेट line. कर रहा था, तो स्ट्रेट लाइन मोशन, तो इसको जब टारगेट कर रहा था तो कहीं हिट करेगा नहीं करेगा, यस सर। समझ गए ना? यस सर, आ गया। हाँ ठीक है ना, तो बहुत बढ़िया। अब ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, मैं जैसे ही कर रहा था वेक्टर फॉर्म में, ग्राउंड फॉर्म से प्रूव करना तुम लोग। एक बार फिर से रिपीट कर दिए। यस सर, एक बार फिर से बता दो। एक मिनट, एक्चुअली क्या है ना, अभी लाइट चली गई थी, अब आई है तो वाईफाई स्टेबल होने में टाइम लगेगा, अभी उसको कर दूंगा सही। ये है कि पार्टिकल 1 का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू 2 क्या हो जाएगा, 0। यस सर। और वेलोसिटी फिर क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। यस सर। और किसकी डायरेक्शन में है, टारगेट की डायरेक्शन में है, तो हिट करेगा कि नहीं करेगा, हाँ सर, आ गया। हिट करेगा। यस सर, आ गया, आ गया। आगे बोलो और क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सर आप ग्रुप पे डाल देंगे? कौन सा वाला? सर यही वाला, मतलब इस क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसी हो सर, क्या एग्जैक्ट? ग्रुप में, हाँ मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। सर ये क्वेश्चन डीपीपी में था जो आपने काइनेमेटिक्स का दिया था। अच्छा था इसमें? यस सर, उसमें है। हाँ आगे बोलो। भेजा है सर। हाँ ये जिसने भेजा है, स्टेयर केस कंटेंट 3 स्टेप्स ईच 10 सेंटीमीटर हाइट। ये स्टेयर केस है 10 सेंटीमीटर हाइट, और एक पार्टिकल यहाँ से हॉरिजॉन्टली फेंका गया और 20 सेंटीमीटर वाइड। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, व्हाट शुड बी द मिनिमम। क्लियर नहीं आ रहा है सर, दिख नहीं रहा। बेटा आएगा, थोड़ा सा वाईफाई के कनेक्शन स्टेबल होने में टाइम लगेगा, 2-3 मिनट रुको, अभी कनेक्शन स्टेबलिश हो रहा है। What should be the minimum horizontal velocity of a ball rolling off uppermost plane so that it directly the lowest plane? तो यहां से लेट्स से v वेलोसिटी, और यहां पर आना है, यहां पर आना है, समझे? यस सर। तो हाइट कितना है इसका, हाइट हो गया 10 10 10 30, और रेंज कम से कम कितना हो जाना चाहिए, 20। समझे बात को? यस सर। सॉरी 40। तो सबसे लोअर में स्ट्राइक करेगा, तो निकाल लोगे भी? यस सर। टाइम हो जाएगा 2 × 30 डिवाइड बाई जी, और रेंज आर इज इक्वल टू टाइम इंटू रेंज पता ही है, 40 इंटू वी हो जाएगा, v इंटू टी। सॉल्व कर लेना अभी, आगे बोलो।
आगे बोलो बेटा। तो भेजा पर आपको डिलीवर नहीं हो रहा मैसेज। अच्छा एक मिनट रुको, अभी हो जाएगा। मैं वाईफाई स्टेप बुक कर देता हूँ कि वाईफाई ऑन ना होने की वजह से। एक मिनट रुक जाओ। इसका भी वाईफाई ऑन कर दो, एक मिनट। हाँ अब सही आ रहा है, बोर्ड दिख रहा है ठीक से? सर आप दिख रहे हैं सर, एक बार फिर बता दीजिए सर, समझ नहीं आया तो। कौन सा वाला? यही क्वेश्चन जो बता रहे। बेटा हाइट कितना हो गया? 30, यस सर। 10 10 10। और यदि यहाँ पर स्ट्राइक करना है सबसे लोअर वाली में, तो ये क्रॉस कर जाए, मतलब कितना हॉरिजॉन्टल रेंज हो जाए? 40। सर आगे की रेंज नहीं लेंगे क्या, जो मतलब इतनी ही हो? जरूरत क्या है, जस्ट उसको क्रॉस कराना है ना। अच्छा सर ठीक। ठीक है, ये बेटा इन्होंने भेजा है क्वेश्चन नंबर 25। किसने भेजा है, नाम बताओ। A body of mass 0.5 kg is projected a body of mass 0.5 kg is projected under gravity with a speed 98 meter per second at an angle of 30 degrees with the horizontal. The change in momentum of the body. बेटा देखो, मोमेंटम पता है ना, मोमेंटम का फॉर्मूला m/v होता है, याद है? m/v, इतना तो याद होगा। ठीक है, तो बस, तो फिर हो ही गया, फिर क्या दिक्कत है? उसने बोला है कि एक पार्टिकल है, ऐसे फेंका गया है और 30 डिग्री एंगल बना रहा है, स्पीड है 98। तो यहाँ पर एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का 98 और साइन 30 डिग्री, मतलब बाई 2 साइन 30 डिग्री कितना होगा? ये 49 हो जाएगा। यस सर। और ये वाला हो जाएगा 98 49√3। हाँ 49√3 हो जाएगा। जब स्ट्राइक करेगा तो आपको याद है हॉरिजॉन्टल में कोई फर्क नहीं पड़ता, वर्टिकल उसी लेवल पे आया है, तो ये कितना हो जाएगा? 49। हॉरिजॉन्टल में तो 49√3 ही रहेगा। इतना एग्री कर रहे हो? सर अच्छा, तो क्या यदि हॉरिजॉन्टल के अलोंग देखो तो हॉरिजॉन्टल का मोमेंटम m/v, हॉरिजॉन्टल वाला तो कितना मास कितना दे रखा है? 0.5। तो यदि हॉरिजॉन्टल के अलोंग हॉरिजॉन्टल वाला इनिशियल मोमेंटम देखूं तो वो मास 0.5 इंटू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 49√3 आई कैप होगा बेटा। हॉरिजॉन्टल वाला फाइनल मोमेंटम देखूं, बोल देना यदि कुछ कंफ्यूजन किसी पॉइंट में, इंटू वेलोसिटी 49√3 आई कैप ही होगा। तो चेंज इन मोमेंटम अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, बोलो क्या हो जाएगा बेटा? क्या दिख रहा है आपको, क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाला। तो मतलब जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं होती है उस डायरेक्शन का चेंज इन मोमेंटम भी क्या होता है? जीरो होता है, क्योंकि भाई वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, चेंज क्या रहेगा? जीरो रहेगा। वर्टिकल जरा देखें तो इनिशियल y के लॉन्ग इनिशियल मोमेंटम कितना है बेटा? 0.5 इंटू 49 जे कैप है कि नहीं है? जल्दी बोलो। फाइनल मोमेंटम
फाइनल मोमेंटम अलोंग y के अलोंग कितना है, -0.5 इंटू 49 जे कैप है कि नहीं, क्योंकि डायरेक्शन कहाँ है, नेगेटिव डाउनवर्ड है। तो जो चेंज होता है बेटा वो क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो बोलो ये -2 टाइम हो जाएगा नहीं हो जाएगा, 49 जे कैप। और इसमें आंसर में मैग्नीट्यूड बताना है, तो मैग्नीट्यूड भी निकल आएगा, जल्दी बोलो, हो गया। यस सर। यस ठीक, सर ये फाइनल वाले में वो 49 कहाँ से आ गया? बेटा जिस लेवल से फेंका था उतना ही उसी लेवल पे आया, तो वेलोसिटी स्पीड इक्वल एंड अपोजिट हो जाती है ना। ओके सर। याद आया? यस सर। हाँ बेटा ये कौन सा क्वेश्चन, ये जो तुमने वो किया है ये तो वो नीचे वाला शेल वाला रेडियन में, it was calculated that a shell when fired from the gun, देखो जरा देखते हैं मॉड्यूल का क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन नंबर है इसमें दिख नहीं रहा। सर 4th ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बेटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, बाकी लोग भी देखो। It was calculated that a shell when fired from a gun with a certain velocity v at an angle of elevation 5 pi by 36, जरा पहले 5 pi by 36 को जरा चेक करो कितनी डिग्री के आसपास आ रहा है ये। 5 pi की जगह पाई का मतलब कितना होता है, 180 डिग्री डिवाइड बाय 36, रफली कितना आ रहा है, 25 डिग्री। सो 25 आ रहा है, 25 डिग्री आ रहा है। ठीक है, तो स्पीड v से फेंका गया और 25 डिग्री से फेंका गया। डिग्री में थोड़ा सा आप कंफर्टेबल होते हैं ना देखने में, इसलिए मैंने डिग्री में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, व्हाट शुड स्ट्राइक द गिवन टारगेट इन द सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, टारगेट में स्ट्राइक कर गया, ये टारगेट है। In actual practice, it was found that a hill just prevented the trajectory. At what angle of elevation should the gun fire to hit the target? अच्छा, वो कह रहा है कि यदि इस एंगल पे प्रोजेक्ट करते हैं, स्पीड ये है, तो टारगेट हिट करने में कौन रोक रहा है? एक हिल है जो उसको टारगेट में जाने से रोक रही है, मतलब बीच में टकरा जा रहा है, ये यही मतलब है ना, जल्दी बोलो। यस सर। तो कह रहा है कितने एंगल पे प्रोजेक्ट करे कि टारगेट को हिट कर दे। तो दूसरा एंगल, यदि हॉरिजॉन्टल स्पीड वही रखना है और टारगेट उसी को रखना है, तो आपको पता है यदि हॉरिजॉन्टल ये एंगल थीटा है तो दूसरा एंगल क्या होता है कि रेंज सेम रहे, 90 माइनस थीटा होता है, तो कितना हो जाएगा 65 डिग्री। अब देख लो वो रेडियन में दिया है, जिसमें 65 डिग्री आ जाएगा वही वाला आंसर हो जाएगा। चेक करो कौन सा वाला आ रहा है, 13 पाई बाय 36। हाँ देख लो, समझ गए बेटा? यस सर। यस सर। हाँ, फिर इन्होंने पूछा है सर ये कौन सी एक्सरसाइज है मॉड्यूल? ये मॉड्यूल का है और ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 4 काइनेमेटिक्स वाले का ये। हाँ, ये देव ने क्वेश्चन भेजा है, 2 इंक्लाइंड प्लेन। ध्यान देना, ये भी आईआईटी का शायद आया हुआ प्रॉब्लम है, प्रीवियस पुराने साल का। शायद मैंने एक क्लास में कराया है, पता नहीं तुम्हारे बैच में कराया है दूसरे बैच में कराया है। There are 2 particles, ये inclined, ये हॉरिजॉन्टल है और एक इंक्लाइंड ये है, एक इंक्लाइंड ये है। ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो ये करा 90 चुके हैं सर डिग्री ये होगा।
हाँ तो ये दोबारा क्यों पूछ रहा है, क्लास को कराए वो एक और प्रॉब्लम। बार बता दीजिए, समझ नहीं आया मुझे। एक बार देखना, दोबारा समझना, फिर बता पूछना। पहले न्यू क्वेश्चन लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा है, अ क्रिकेटर हिट्स द बॉल a ball with velocity 25 meters per second at 60 degree above the horizontal। तो बेसिकली जैसा बोलना है वैसा करना होता है। 25 मीटर पर सेकेंड और ये हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा है 60 डिग्री। हाउ फार अबोव द ग्राउंड इट पासेस ओवर द फील्डर 50 मीटर फ्रॉम द बैट। तो फील्डर कहां पर है, 50 मीटर है, 50 ट्रेजेक्टरी मीटर लग पे है। जाएगी। हाँ बस और क्या करना है बेटा, ट्रेजेक्टरी इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू f tan थीटा, तो tan 60 10 to 1 minus x tan by r 60 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई x by r x by r एक्स बाई आर। x by r तो स्क्वायर r नहीं नहीं होगा। होगा। अच्छा एक्स बाई आर, और आर का वैल्यू निकाल लो। आर कितना है, आर है यू स्क्वायर मतलब 25 स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी रख देना, और एक्स का वैल्यू क्या रख देना, 50 रख देना, तो वाई का वैल्यू मिल जाएगा। समझे? यस सर। आगे बोलो। तो टॉपिक एक्सप्लेन कीजिए, सर। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बेटा, उसको पढ़ने से क्या करोगे तुम बार बार, सिंपल सा मीनिंग है, पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बस। और डी बाई डी टी जैसा है, ग्राफ वाला जो आपने एनालिसिस किया था। हाँ तो डी बाई डी टी हो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे स्लोप जो वेलोसिटी वर्सेस टाइम का होगा, दैट विल बी द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। कैलकुलेशन आप कब रिलाइज कराएंगे? क्या बेटा, कैलकुलस? यस सर। हाँ कैलकुलस बस अभी इसके बाद ग्राफ कर लेंगे हम, और ग्राफ के बाद जब कैलकुलस वाले प्रॉब्लम करेंगे टेस्ट उसी में में रिवाइज करा कैलकुलस दूंगा। वाले प्रॉब्लम्स तो नहीं आएंगे? नहीं आएंगे। आगे बोलो, कोई डाउट है तो बोलो, नहीं तो फिर आगे पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। सर आगे पढ़ लेते हैं। यस सर आगे चलो पढ़े। सर एक भेज रखा है मैंने, पहले वो बता दीजिए। भेजो जल्दी, भेजो मुझे। कौन सा वाला, अच्छा ये लास्ट वाला। पैराशूट ड्रॉप फ्रीली फ्रॉम द एरोप्लेन, पैराशूट ड्रॉप फ्रीली फ्रॉम एन एरोप्लेन फॉर 10 सेकेंड। तो ये जो टोटल हाइट दिया है, ये दे रखा है 2495 मीटर। यहां से ड्रॉप हुआ और फ्रीली फॉल 10 सेकेंड के लिए। तो 10 सेकेंड में लेट्स से यहाँ पर आया, लेट्स से ये h1 है, तो h1 कितना हो जाएगा, ये t इक्वल टू 0 है, ये t इक्वल टू 10 सेकेंड पे है, तो जो h1 होगा वो कितना होगा, u वाला टर्म ut वाला टर्म 0 हो जाएगा, हाफ g t स्क्वायर कितना 500 मीटर है। यस सर। चलो फिर क्या किया है उसने कि पैराशूट खोल लिया है, और पैराशूट जो है वो रिटार्डेशन प्रोवाइड करता है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का।
तब और यहाँ पर वेलोसिटी कितनी हो गई है, यहाँ पर वेलोसिटी हो गई है कितना हो जाएगा, √2gh1 होगा, और ये वेलोसिटी √2gh1 500 कुछ बता रहा, कितना आ सकता है, कुछ आइडिया लग रहा है? 100 पक्का? कैलकुलेशन देख लेना एक बार, मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ से ये ऐसे आएगा, तो अब यहाँ पर रिटार्डेशन लगना शुरू हुआ है, मतलब ऐसे आ रहा है तो रिटार्डेशन मोशन के अपोजिट होता है। कितने का? 2.5 का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बात समझ में आई? अच्छा, ये Yes, sir. 500 है, 500 है, तो नीचे बचा हुआ कितना है, कम करो, 500 कितना? So 1995. 1995, कैलकुलेशन चेक कर लेना, 1995। चलो ठीक है, ये हो गया। अब यहां से तू कह रहा है वेलोसिटी ऑन द जस्ट रीच ऑन द ग्राउंड बताना है, तो वेलोसिटी लेट से यहां पर हो गया v, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2 अपवर्ड है तो पॉजिटिव 2.5, डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड है तो -1995। तो क्या v मिल जाएगा, यही तो पूछा है, देखो कितना आ रहा है। ग्रेविटी का क्या हुआ? नहीं, ग्रेविटी खत्म, जो इफेक्टिव है वो 2.5 का रिटार्डेशन है बस। अच्छा सर, इफेक्टिव। हाँ वो इफेक्टिव है। तो सर ये 10 में प्लस माइनस कुछ नहीं होता है रिटार्डेशन इस केस में? यस सर, मैं भी वही सोच रहा था, 10 में से 2.5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। नहीं 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 नहीं, ये सबका इफेक्ट है, नेट इफेक्ट, ये नेट इफेक्ट है, ठीक है? यस सर। हाँ अच्छा, ये इन्होंने भेजा है, फिर वही क्वेश्चन आ गया दोबारा से। अब पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इंक्लाइन वाला, ये किसने भेजा है? क्वेश्चन नंबर 8, नाम बताओ। सर मैंने सर। क्लास में थे, ये क्लास का प्रॉब्लम है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया है, तो देव समझना, ये इसमें थोड़ा सा चेंज किया है, इसमें 45 और 30 कर दिया है, वहां 60 था। देखो ये थोड़ा सा और अच्छा प्रॉब्लम बन गया जो मैंने क्लास में कराया था। तो देखो इसमें मॉड्यूल का किसका है ये? सर डीसी पांडे का। ये आपका ओरिजिन है, यहाँ से ये है, और एक इंक्लाइंड ये है, और ये 45 डिग्री एंगल है, और यहाँ से ये 30 डिग्री एंगल है। 30 डिग्री, एक मिनट तो इंक भर लो। इन्होंने बोला है, ये दो इंक्लाइन दे रखे हैं, डबल इंक्लाइन की प्रॉब्लम है। ये एक इंक्लाइन ओपी है, OP1 और OP2,
एक पॉइंट यहाँ पर ए है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इससे 60 डिग्री एंगल बना रहा है, इससे हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री एंगल बना रहा है, v1 वेलोसिटी से फेंका। और एक दूसरा पार्टिकल है जो इंक्लाइंड के परपेंडिकुलर v2 वेलोसिटी से फेंका। ये पॉइंट ए बोल रहा है, ये पॉइंट बी बोल रहा है। ये दे रखा है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, v2 दे रखा है 16 मीटर पर सेकेंड, और क्या दे रखा है, आफ्टर टाइम 10√3 seconds, their separation was minimum and found that another particle is projected at the same instant from B with the velocity A and perpendicular to the ठीक। After time 10√3 seconds, their separation was minimum and found to be 70 meters. Then find distance AB। ठीक, ये 30 है, ये 45 है, तो ये कितना होगा, जल्दी बोलो। 105 डिग्री। 105 डिग्री, 105 डिग्री। चलो ठीक है, देखते हैं। यदि मैं इसको एक्सटेंड करूं और इसके परपेंडिकुलर एक लाइन यहां से ड्रॉ करूं, ये पॉइंट कुछ नाम दे दो सी। ये 30 है, ये 30 रहेगा, ये 45 है, 30 + 45 कितना हुआ, 75। 75, ये 75 डिग्री। चलो, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, ये ए बी के बीच का सेपरेशन, ठीक है। अब इस फिगर को मैं थोड़ा सा, अच्छा एक चीज और देख लेते हैं। इस फिगर को मैं घुमा के बनाऊं तो ऐसे, इधर ये कितना होगा, g sin 30, तो g/2, और इसके परपेंडिकुलर कितना होगा, g cos 30, तो g√3/2। यहां पर इसके पैरेलल होगा g/√2, इसके परपेंडिकुलर होगा g/√2। पहले बताओ, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। वैसे हमें ये नहीं करना पड़ेगा, हमें दूसरा पड़ेगा, रुक जाओ। हमें एक एक्सेस ये माननी पड़ेगी अलग से, इसके परपेंडिकुलर। अच्छा, ये एंगल आपने 75 बताया, ये 90 है, तो ये एंगल कितना होगा, ये कितना होगा, 25 कितना होगा, नहीं 15 होगा, ठीक है। ये एंगल 15 होगा, ये एंगल 30 होगा। अब जरा देखो, इसको घुमा के रखते हैं ऐसे, तो ये डॉटेड वाली लाइन है और ये वाला इंक्लाइन P2 वाला ये है। ये पॉइंट ये 90 डिग्री एंगल, ये पॉइंट O, ये पॉइंट C, ये P2 वाली लाइन है, ये P1 वाली लाइन है, ये पॉइंट A है, यहां पर कहीं पॉइंट B है, और जो इस डॉटेड लाइन के
पहले बताओ इतना फिगर समझ में आया है? और इधर वेलोसिटी ये वाला है 16 मीटर पर सेकेंड। ये क्लियर है नहीं है? फिगर बताओ, फिगर क्लियर है? यस और Yes, नो? sir. हाँ, अच्छा, इधर वाला एक्सेलरेशन जो है वो कितना है? जल्दी बोलो। G/2. G/2। इधर वाला कितना है? G√3/2. G/2। अच्छा, सर हाँ बोलो। G√3/2 है नीचे वाला। हाँ सॉरी। √3/2। ठीक, इस पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये एंगल थोड़ा सा यहाँ ध्यान से देखना, ये हॉरिजॉन्टल जितना बना रहा है 60 डिग्री, तो इस P1 वाले इस लाइन के परपेंडिकुलर ये 60, हॉरिजॉन्टल से 60, तो ये 60, यदि मैं इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, ये 30, अच्छा ये 90 तो हो गया इस वाली लाइन से। देख लो ये 90 हो गया ना इस वाली लाइन से, Yes, sir. है पक्का ना? Yes, sir. उससे इस वाली लाइन से 90 हो गया, तो V1 इज इक्वल टू, ये V2 था, इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अच्छा चलो ये भी हो गया। और देख लो G का कंस्ट्रक्शन कर लो, बस कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, दोबारा पूरी मेहनत खराब हो जाएगी। ये एंगल आपने बोला कि ये 75 आया था, तो ये 15 आया था, ये 15 आया था, तो ये आपका 15, ये मेरे लिए y एक्सेस हो गया और ये मेरे लिए x एक्सेस हो गया। अब जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो वो तो डाउनवर्ड है, वो तो डाउनवर्ड है ऐसे। अब ये एंगल, एक एक्सेलरेशन मुझे हॉरिजॉन्टल करना है 15, ये 30, ये 30, ये 70, ये 45, ये कितना दिया था 45, ये 90 हो गया बेटा, बिल्कुल आसान। ये 45 होगा कि नहीं हो, जल्दी बोलो। Yes, sir. ये 45 हो जाएगा बेटा? Yes, sir. Yes, sir. 45. Yes, हो जाएगा। ये 45 हो जाएगा, तो ये कितना होगा? ये 15 है तो 35 होगा, ये सॉरी कितना 25, 30 होगा, बस हो गया, ये 30 हो जाएगा। तो ये 30 हुआ, तो इधर वाला G cos 30 होगा, है? और इधर वाला क्या होगा? G sin 30, जल्दी बोलो। Yes, sir. पक्का? तो यदि ये y एक्सिस है, तो ये मैंने इसी एक्सिस के अलोंग वाला, इस एक्सिस के अलोंग वाला कितना हो गया, जल्दी बोलो। G√3/2। इस पार्टिकल के लिए इधर कितना हो गया? G√3/2। देखो क्या डेटा सेट किए हैं, इसीलिए वो डेटा ऐसे सेट किए हैं, बिल्कुल वही आ गया जो यहाँ से आया था G/2, और होना भी चाहिए था। मतलब यदि ये y एक्सिस मान लो, मुझे बस प्रूव करना था, मैं देख के यहाँ से बोल सकता था कि यदि इसके परपेंडिकुलर है, तो ये वाला यदि हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट है, देखो यहाँ से भी रिजॉल्व होके वही आ रहा है, नहीं आ रहा है?
मुझे सिर्फ ये दिखाना था। एग्री कर रहे हो नहीं कर रहे हो? यस सर। हाँ, तो चाहे यहाँ से कर लो चाहे इसके हिसाब से कर लो, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस लोगे तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों से सेम आएगा, दोनों प्लेन की चाहे कैलकुलेट करके देख लो। तो चाहे मैंने इससे कैलकुलेट करके देखा था P2 से तो ये आया था, और इससे करके देख लिया तब भी यही आ रहा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो सिर्फ कैलकुलेट करके दिखाना था कि ये कर सकते हैं हम, कहीं से भी कर सकते हैं, बस हो गया। तो अब ये प्रूव हो गया, तो मैं इतना यहाँ पर नहीं लिख रहा, यही तो है सबके लिए। अब बस देखो हो गया। अब ये यहाँ पे अब क्या करो, रिलेटिव मोशन लगा दो। यस सर, रिलेटिव्स हो रहा है। समझ गए ना? यस दो सर। एक्सेस मिल गई, दो एक्सेस मिल गई। Yes, sir. एक्सेलरेशन दोनों का, एक्सेलरेशन वेक्टर दोनों का सेम रहेगा, और एक्सेलरेशन वेक्टर सेम रहेगा तो वेलोसिटी क्या आ जाएंगी, कांस्टेंट आ जाएंगी। यस तो सर। देख लेना वेलोसिटी का डायरेक्शन कहाँ तो जाता है। परपेंडिकुलर वाले से शॉर्टेस्ट वाला। हाँ बिल्कुल, परपेंडिकुलर शॉर्टेस्ट मिल जाएगी। तो कंस्ट्रक्शन बहुत प्यार से कर लो, अच्छे से ध्यान देके तो हो जाते हैं। आगे बोलो। आगे बोलो देव। हाँ समझ में आया ये वाला? यस सर। हाँ आगे बोलो, और कोई क्वेश्चन? 20-25 मिनट बचे हैं, पूछ लो, क्वेश्चन ही पूछ लो, और भी कोई डाउट है? अब नहीं है। अच्छा देखो, पहले तो एक चीज बता दूं मैं कि अब सुन लो थोड़ा सा बैठ के, कभी कभी सुनना भी चाहिए। ये है कि संडे को जो टेस्ट है, संडे के टेस्ट में क्या आएगा वो मैं पहले बता चुका हूं। दूसरी बात, संडे के टेस्ट में जो मैंने नोट्स बनवाए हैं, नोट्स का एक एक केस, एक एक इलस्ट्रेशन, एक एक एग्जाम्पल बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है। दूसरी बात कि एग्जाम को बिल्कुल एग्जाम की तरह देना है, बहुत सिंसियरिटी के साथ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये तो ऐसा ही एग्जाम है, कौन सा फाइनल एग्जाम है, नहीं तो आप अपना एक्चुअल पोटेंशियल जज ही नहीं कर पाओगे फिर कभी। और जब एक्चुअल पोटेंशियल जज नहीं कर पाओगे तो आप में इंप्रूवमेंट भी नहीं हो पाएगा। तो पहली बात तो बहुत सीरियस हो देना, 3 घंटे प्रॉपर टाइम देना है। दूसरी बात ये कि टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छे से होना चाहिए। ऐसा नहीं है भैया किसी बंदे का फिजिक्स फेवरेट है तो फिजिक्स में 2 घंटे लगाए पड़ा है तो हो गया फिर सिलेक्शन, या किसी का मैथ फेवरेट है तो मैथ में 1.5 घंटे लगाए दे रहा है, 2 घंटे लगाए दे रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। फिजिक्स और मैथ के लिए जो 1 घंटा अलॉटेड है वो तो होना ही होना चाहिए, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ केमिस्ट्री में डिफिकल्ट है तो 1 घंटा उसमें भी होना चाहिए। हाँ यदि कई बार केमिस्ट्री में ऐसा होता है कि 50 मिनट में हो जाते हैं प्रॉब्लम, 10 मिनट यदि वहां से बच गए तो डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से फिजिक्स डिफिकल्ट आया तो फिजिक्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो वो 10 मिनट, या मैथ डिफिकल्ट आया तो मैथ में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ऐसा कर सकते हो। बाकी ऐसा नहीं है कि 1 घंटे से कम टाइम किसी में लगाना है। केमिस्ट्री में जनरली हो जाता है क्योंकि उसमें कैलकुलेशन पार्ट कम होता है, बहुत सारे क्वेश्चन देख के ही सॉल्व हो जाते हैं, कैलकुलेट नहीं करने पड़ते। तो केमिस्ट्री में थोड़ा सा ये रहता है। तो इस चीज का ध्यान रखना। दूसरा, हर सब्जेक्ट में 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो वो 25 आपका टारगेट पूरा 25 नहीं होना चाहिए। अभी पूरा 25 हो जाएगा धीरे धीरे करके। अभी आपको उन 20 क्वेश्चन पे टारगेट करना है जो इजी और मीडियम वाले हैं। 25 क्वेश्चन में लगभग 4 to 5 क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट लेवल के रखे जाते हैं, बाकी लगभग 15 के आसपास क्वेश्चन कुछ इजी टाइप के रखे जाते हैं, ठीक है ना। 10 to 15 के बीच में इजी क्वेश्चन होते हैं और वही 5 to 10 के बीच में मीडियोकर क्वेश्चन होते हैं। जनरल पैटर्न ये होता है। तो आपको उन इजियर जो मीडियम और इजी क्वेश्चन है उनको टारगेट करना है।
तो वो कैसे होगा, वो सिर्फ और सिर्फ जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो पढ़ के ही समझ में आ जाएगा कि ये एक लाइन वाला क्वेश्चन है या थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा और आ जाएगा। तो जो देखते ही होते जा रहा है उनको टिक करते जाओ, और तुम्हें लग रहा है कि थोड़ा बहुत टाइम लगेगा लेकिन आ जाएगा, उसमें कुछ मार्क बना लो, उसको सेकेंड राउंड में अटेम्प्ट करो, आगे बढ़ो। कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसको पढ़ा और पढ़ते ही हवाइयां उड़ गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उसको भूल जाओ, उसको थर्ड राउंड में देखना, आगे बढ़ते जाओ। जो डायरेक्ट होते जा रहे हैं उनको तुरंत करते जाओ, जिसमें लग रहा है थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, 2-3 मिनट की, 2 या 1 मिनट से ज्यादा लग रहा है इस क्वेश्चन में, तो उसको थोड़ा सा होल्ड करके रख दो, कुछ सिंबल बना लो कि इसको सेकेंड राउंड में करूंगा, लेकिन आ जाएगा। फिर सेकेंड राउंड में वो मीडियोकर वाले क्वेश्चन कर लो हर सब्जेक्ट के। जब ये सिंपल और मीडियम वाले क्वेश्चन हो जाए तब थर्ड राउंड में डिफिकल्ट वाले जो क्वेश्चन मार्क किए हैं उनको अटेम्प्ट करो, क्योंकि यदि आप डिफिकल्ट क्वेश्चन में फंस गए और उसमें 5-10 मिनट निकाल दिए तो फिर डिप्रेशन होगा, आपको लगेगा इतना टाइम कंज्यूम हो गया है और एक क्वेश्चन भी नहीं है। ठीक है, तो हमें वो सिंपल और मीडियम और सिंपल वाले इजी वाले क्वेश्चन नहीं छोड़ने हैं किसी भी हालत में। भाई तुम डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन 5-6 मिनट देके उसको सॉल्व कर भी लिया तो 4 नंबर ही तो मिलना है, और वही 5 मिनट में आप इजी वाले 5 क्वेश्चन कर गए, तो चाहे इजी हो चाहे डिफिकल्ट हो चाहे मीडियोकर क्वेश्चन हो, हर क्वेश्चन का मार्क्स तो 4 मार्क्स ही है ना। तो ऐसी कौन सी जिद कि डिफिकल्ट वाले से ही मुझे मार्क्स चाहिए जो इतना टाइम कंज्यूम कर रहा है। हमें तो मार्क्स मैटर कर रहे हैं ना, मार्क्स ही आपकी रैंक बताएगा। तो हमें तो वहां पर अपनी नॉलेज को, अपने परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज करना है, मार्क्स को मैक्सिमाइज करना है। तो मार्क्स मैक्सिमाइज कैसे होंगे, उस सिंपल वाले क्वेश्चन ना छूटे, मीडियोकर वाले क्वेश्चन ना छूटे, क्योंकि सिंपल और मीडियोकर क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हर बच्चा कर सकता है। यदि आप IIT JEE या मेन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन की कोई गारंटी नहीं होती है कि डिफिकल्टी लेवल क्या है। स्ट्राइक कर जाएगा तो हो जाएगा, नहीं स्ट्राइक किया तो आप फंसे रह जाओगे, मतलब टाइम कंज्यूमिंग है। हाँ, यदि सही डायरेक्शन में क्लिक कर गया तो वो भी हो जाएगा बड़े आसानी से। तो सबसे पहले बात कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है ये भी बहुत मैटर करता है। आपको कितना आता है सिर्फ यही मैटर नहीं करता किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। आपकी जो भी एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको मैक्सिमाइज कैसे कर पाते हो, मैक्सिमम आउटपुट कैसे ला पाते हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपको किसी भी एग्जाम में सिलेक्ट होने के लिए। आप कितने भी मटाधीश हो, आप कितनी PhD हासिल की हो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, यदि क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका, क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की टेक्निक विद इन टाइम, यदि वो स्ट्रेटजी आप डेवलप नहीं कर पाए तो आपका कंपटीशन में सिलेक्शन कभी हो ही नहीं सकता। ये फैक्ट है, लिखवा के रख लो। इतने बच्चे आते हैं, हम हर साल देखते हैं कि बहुत नॉलेज वाले होते हैं, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, लेकिन उनको पेपर कैसे करना है, उसका स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, प्लानिंग क्या होना चाहिए, वो नहीं आता उनको। लास्ट तक पता चला एक क्वेश्चन में अटक गए, उसी पे अटके पड़े हैं, आधा घंटा उसी में निकाल दिया। अब क्या करोगे? अब तुम खुद इमेजिन करो यार, ठीक है ना। 1 घंटा मिला है 25 क्वेश्चन के लिए, आपने एक क्वेश्चन में ही 10-15 मिनट निकाल दिए, तो समझ लो कितना बड़ा लॉस है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं घर में बैठ के धीरे धीरे करते, खूब बड़े बड़े क्वेश्चन करते रहते हैं, टाइम का ध्यान नहीं रखते। तो हमें घर में भी सॉल्व करना है तो टाइम का भी ध्यान रखना है। हाँ, इनिशियली टाइम ज्यादा लग सकता है क्योंकि आप अभी स्टार्ट किए हो, उसी के लिए हमें प्रिपेयर करना है फाइनल एग्जाम के लिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अभी से ये हैबिट डालो, जो डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन है
वो अलग लेके बैठ जाओ, लेकिन जब भी क्वेश्चन किसी सीक्वेंस में अटेम्प्ट कर रहे हो तो पहले कोशिश करो यदि 10 क्वेश्चन आपने उठाए हैं तो 10 क्वेश्चन के लिए आधा घंटा दो मैं, और फिर चेक करो कि वो 10 क्वेश्चन में कितने हुए आधे घंटे में, तो आपको आधे घंटे का परफॉर्मेंस एनालाइज कर सकते हो आप। फिर जो नहीं हुए फिर उनको थोड़ा टाइम देके आप सॉल्व कर सकते हो, वो बड़ी बात नहीं, क्योंकि वो अभी सीख रहे हो आप चीजों को, लेकिन एग्जाम में वो गलती नहीं होनी चाहिए, घर में ये ऐसा कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं, ये सब ध्यान में रखते हुए एग्जाम में बैठना है। एक एग्जाम आप देख सकते हो और उसमें बहुत सारी गलतियां करी हैं, कोई फिजिक्स में पढ़ा है, कोई केमिस्ट्री में लगा पड़ा है, कोई मैथ में किसी का एक पेपर छूट गया है, किसी ने बीच में सबमिट कर दिया है, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। तो ये सारी मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है फाइनल सिलेक्शन के लिए। और ये चाहो कि हम फाइनल एग्जाम में ही ऐसा कर लेंगे, नहीं हो पाता जब तक आपकी हैबिट में डेवलप नहीं होगा। तो हैबिट में कैसे डेवलप होगा, जब अभी से वो प्रैक्टिस बनाओगे, जितने भी एग्जाम दो उसी हिसाब से दो, वही स्ट्रेटजी से फॉलो करो। कुछ गलतियां होंगी वो आगे वाले पेपर में इम्प्रूव होंगी, वहां भी कुछ गलतियां होंगी, फिर आगे में इम्प्रूव करोगे आप, धीरे धीरे करके इम्प्रूवमेंट हो जाएगा और एक हैबिट बन जाएगी। तो फाइनल एग्जाम में गलतियों के चांसेस मिनिमम रहेंगे, और तब जाके आप फाइनल एग्जाम में अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज का जो सीखा है उसका मैक्सिमम दे पाओगे आप, और उसका मैक्सिमम आउटपुट ले पाओगे। इस चीज का ध्यान रखना, ये बताना जरूरी था एग्जाम से पहले, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ समझ में आया जो मैंने बोला? यस सर। यस सर। हाँ यस सर। तो हाँ, तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना है, और इस चीज का मतलब फिर मैंने जैसे वही बोला है ना, देख मतलब कुछ ऐसा नहीं है यार कि मैं कोई मैंने कहीं से पढ़ लिया है रामायण का कहानी सुना रहा हूँ, सुनाते तो हर बैच में है, फर्ज है भाई हमारा बताना, क्योंकि इस वजह से गलतियां बहुत होती हैं। आप सब कुछ सीखते हुए भी, सब कुछ जानते हुए भी एग्जाम में अच्छा रिजल्ट नहीं ला पाते हो, ठीक है। वो बोर्ड वाला एग्जाम जो दिया 10th 9th से जो स्कूल के एग्जाम होते हैं वो भूल जाओ यार, ठीक है। यहाँ सिलेक्शन की बारी है, और सिलेक्शन में कोई ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन में 60% ले आए या 90% ले आए तो सिलेक्शन में भाई 10,000 सिलेक्शन है, तो वो 10,000 अपर वाले मैटर करते हैं। अब अपर वाले 10,000 बच्चे वो 100% वाले भी हो सकते हैं सारे के सारे, तो आपके 90% आने का क्या फायदा है? बोर्ड नहीं है कि बोर्ड में सारे के सारे 90% के ऊपर आ गए तो वो सारे बच्चे 90 के ऊपर आ सकते हैं, कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। यदि 4 लाख बच्चे बोर्ड दे रहे हैं तो 4 लाख के 4 लाख 95% के ऊपर हो सकते हैं, तो हो जाए क्या फायदा होने वाला है? उससे ऐसा तो नहीं होने वाला ना कि कहीं सिलेक्शन हो जाएगा, तो सारे के सारे हैं तो क्या सारे को थोड़ा ना ले लेंगे? तो कंपटीशन में और उसमें आप डिफरेंस समझो, आपको मैक्सिमम करना है, और वो मैक्सिमम की लिमिट नहीं है, ठीक है। वो मैक्सिमम 40% भी हो सकता है, क्योंकि रिलेटिव चीजें हैं। यदि पेपर डिफिकल्ट है तो सभी के लिए डिफिकल्ट है, ठीक है ना। तो आपको टॉप में आना है, आपको इस तरीके से एनालाइज करना है। आप कंपटीशन में कभी भी ऐसे जज नहीं कर सकते कि सर यदि 25 क्वेश्चन है फिजिक्स में तो 25 क्वेश्चन ही मुझसे होने चाहिए, बिल्कुल नहीं भाई। 25 हो सकता है डिफिकल्ट पेपर हो तो किसी से भी 25 ना हो सकता है 15 क्वेश्चन वाला ही टॉपर हो, जिसने 15 क्वेश्चन ही किए हैं और उसी के मैक्सिमम मार्क्स हैं, तो भाई वो रिलेटिव है, सबके हैं। तो आपको भी मैक्सिमाइज करना है चीजों को। यदि पेपर डिफिकल्ट है तो सबके लिए डिफिकल्ट है, सिंपल है तो सबके लिए सिंपल है। आपको ये सोचना है जो मेरी एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको मैक्सिमाइज कैसे करना है। तो जो चीजें हैं वो उतनी कर लें, मतलब ऐसा ना हो कि घर में आके फिर आप पेपर पढ़ना शुरू करो और घर में पढ़ने का बाद बोलो अरे यार ये क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा ही नहीं, मैं 15 1 नंबर से शुरू किया, 15 तक एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाया, उसके बाद अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया, आपने पढ़े ही नहीं है, और पता चला 15 के बाद ही सिंपल प्रॉब्लम थे, पूरे 10 प्रॉब्लम जो थे वो सिंपल थे। तो वो जो अफसोस होगा उसके बाद एग्जाम के बाद उसको आप समझ नहीं सकते हो। यहाँ तो फिर भी ये मना लोगे कि कौन सा सिलेक्शन होना है, हम ऐसे बैठे हैं। लेकिन वही चीज है, यदि वो वहां गलती हुई तो वहां गलती ना हो तो वो अभी से प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा। तो हमें सिंपल मीडियोकर क्वेश्चन अपनी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, और हर क्वेश्चन को सॉल्व करने नहीं बैठ जाना है। बहुत सारी टेक्निक होती है, 4 ऑप्शन है,
तो कई बार ऐसा होता है कि यार ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। 4 ऑप्शन है, किसी में यूनिटी गड़बड़ दे रही है, डायमेंशनली करेक्ट नहीं हो रहा है, 2 ऑप्शन तो वो तो वैसे भी अलग हो गए, फिर कम से कम 50% की प्रोबेबिलिटी तो आ गई। तो कई बार इस तरीके से हमें हर चीज सॉल्व करने नहीं बैठनी होती है, हेड एंड ट्रायल भी करके देखना होता है। कोई इक्वेशन आ गई, 2 इक्वेशन आ गई, अब 2 इक्वेशन को सॉल्व करने में आपको बहुत टाइम लग रहा है, या टाइम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, आपको चाहिए टाइम का वैल्यू, अब पता चला आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने में लगे हो, इतना बड़ा एक्सप्रेशन बन रहा है, तो आप क्या करो, आपके पास 4 ऑप्शन है, वो टाइम पुट करके देख लो भाई, जिसके लिए वो सेटिस्फाई कर जाएगा वही उसका सॉल्यूशन होगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? यस तो सर। थोड़ा सा इस तरीके के तरीके डेवलप करो, क्योंकि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने बैठोगे, हो सकता है टाइम लग जाए, ऐसे डेटा हूं उसके, लेकिन हाँ यदि ऑप्शन आपके पास 4 ऑप्शन है, जल्दी पुट करके सेटिस्फाई करा दो, जिसके लिए वो सेटिस्फाई कर जाएगा वो आंसर हो जाएगा। मत सॉल्व करो भाई, 2 इक्वेशन आने सॉल्व करने में टाइम लग रहा है। कुछ ऐसा करो, यदि हमें एक्स और वाई 2 की वैल्यू निकालनी है, 2 इक्वेशन है, तो एक्स और वाई फर्स्ट वाले ऑप्शन में भी, सेकंड वाले ऑप्शन में, थर्ड में सेटिस्फाई करा के दिखा लो भाई। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ टेक्निक डेवलप करो और सोचो ज्यादा, ठीक है ना, क्योंकि याद करने या रटने से कंपटीशन नहीं होता, बोर्ड किया जा सकता है। ठीक है, बोर्ड में आपको पता है, यदि 10-20 साल के पुराने पेपर भी कर लो तो 90%, 85% तो उन्हीं में क्वेश्चन आ ही जाते हैं। ये आपने 10th तक देख भी लिया होगा, यदि आपने 10th यदि दिया है तो आपको खुद समझ में आ गया होगा। यदि आपने 10th का पेपर देखे होंगे और 10 ईयर के ही पुराने 10 पास्ट ईयर के ही यदि सैम्पल पेपर देख लिए होंगे, तो मुझे नहीं लगता कि 90% पेपर उससे ही आया होगा, मतलब 90%, 80 to 90% पेपर उसी से आ जाता है। ऐसा ऑब्जर्व किया है, नहीं किया है? यस सर। हाँ, तो ऐसा होता है, तो वो वहाँ अलग तरीका है, वहाँ आप चीजों को वो करके, याद करके, डेरिवेशन रट के काम चला सकते हो। ठीक है ना, यहाँ नहीं कर सकते कंपटीशन में, तो सोचना पड़ेगा, दिमाग चलाना पड़ेगा, ठीक है ना, और रोज अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा। ऐसा मत सोचो कि अब ये भी कई बार दिक्कत होती है कि भाई एक्सरसाइज 1 हो गई, वो सिंपल सी 1 हो गई, 2 सेकेंड एक्सरसाइज हो गई, 3rd एक्सरसाइज हो गई, भाई वो लेवलिंग ही ऐसे की गई है। अब एक्सरसाइज 3 में आए, 4 आए, डिफिकल्टी लेवल आना शुरू हुआ, फिर लगने लगता है यार ये नहीं हो रहा है। भैया कैसे होंगे, आप कोई अलग से दुनिया से थोड़ा ना आए हो, इसीलिए लेवल बनाया गया है भाई, उसमें इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट किया था, टाइम लगेगा, लगने दो, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे हैबिट डेवलप होगी, तो प्रैक्टिस करो। हाँ, दिक्कत वहां होती है कि आपने कोई चीज पढ़ ली और उसके बेसिक क्वेश्चंस हैं वही नहीं हो रहे, तब दिक्कत होती है कि आपका फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है, फिर आपको सोचने की जरूरत पड़ती है। लेकिन यदि आपने कुछ चीज पढ़ रखी है और एक लेवल 1 लेवल 2 एक्सरसाइज कैटेगराइज की हुई है, और लेवल 1 लेवल 2 के क्वेश्चन आप 80% 90% क्वेश्चन इजिली कर पा रहे हो, तो मतलब कॉन्सेप्चुअली आप ठीक ठाक हो, कॉन्सेप्चुअली आप ठीक हो, बस मैथमेटिकली या सिचुएशनल डिफिकल्टी फिर धीरे धीरे बढ़ती जाती है प्रॉब्लम में। वो हर एक प्रॉब्लम का अपना अलग लेवल होता है, और वो आप जितना सोचोगे, जितना अच्छे से प्रॉब्लम पढ़ोगे, जैसे क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है वैसे ड्रॉ करते जाओ, वैसे सिचुएशन को फिर एनालाइज करो। जैसे यही था, क्या बोल रहा है कि 2 इंक्लाइन थे, मुझे पता है कि 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर आपसे मुझे सब चीजें करनी है, तो मैंने कोई म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस मैंने बनाने की कोशिश करी, ठीक है ना। तो ये इस तरीके की ये सिचुएशनल डिफिकल्टी है। तो ये चीजें जब सिचुएशन तुम्हारे सामने आएंगी, वैसे वैसे आप दिमाग चलाओगे, वैसे वैसे ये रिमूव होंगी और आप इम्प्रूव करोगे, अपने सोचने समझने की कैपेसिटी, स्ट्रेंथ डेवलप होगी। तो वही हमें करना है, तो इस चीज का ध्यान रखना। एंड नेक्स्ट क्लास आज एक क्लास और पड़ेगी भी बीच में, फिजिक्स की, नहीं टेस्ट के पहले। यस सर, है सर। हाँ, तो उस पर हम कंटिन्यू करेंगे इसको। चलो ठीक है, और अच्छे से प्रैक्टिस करना, इस बार अच्छे मार्क्स आने चाहिए, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से। चलो, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।